अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियां। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल बेसिस के हवाले से इंटरव्यूज़ में जितने भी क्वेश्चन जो है वो पूछ जाते हैं तो उन तमाम को हम लोग जो है वो इसमें वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो है वो करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और इस तरीके से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि करंट क्या होता है या फिर करंट की डेफिनेशन क्या है। तो करंट बेसिकली एक सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। ठीक है, अब करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट हमारे पास एम्पियर होता है। करंट हमारे पास कितनी टाइप के होते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं। एक हमारे पास डीसी करंट होता है और दूसरा हमारे पास एसी करंट होता है। सो अगला क्वेश्चन है कि डीसी करंट क्या होता है। तो डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि टाइम के लिहाज से कांस्टेंट रहता है। हमारी जो बैटरी या फिर डीसी जनरेटर जो करंट प्रोवाइड करता है वो डीसी करंट होता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि एसी करंट क्या होता है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा करंट होता है जो कि टाइम के लिहाज से साइनोसॉइडली वेरीज करता है, और ये करंट हमारे घरों में नॉर्मल जो है वो हमारी जो यूटिलिटी कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिक क्वेश्चन जो है वो करंट के हवाले से। ठीक है, करंट के बाद हमारे पास आता है वोल्टेज, कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो वोल्टेज बेसिकली हमारे पास एक सर्किट में दो पॉइंट के दरमियान चार्ज के डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, और वोल्टेज का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है और इसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज की डेफिनेशन के बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो करंट बेसिकली हमारे पास एक सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जबकि वोल्टेज हमारे पास एक सर्किट में दो पॉइंट के दरमियान चार्ज के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं। अब ये जो हमारा करंट होता है ना, ये हमारा इफेक्ट होता है, और वोल्टेज जो है वो इस इफेक्ट का काज बनता है। करंट हमारा वोल्टेज के बगैर फ्लो नहीं कर सकता। तो ये तो था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब वोल्टेज की डेफिनेशन और इसके डिफरेंस के बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन कि हमारे पास वोल्टेज की कितनी टाइप है। तो वोल्टेज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास डीसी वोल्टेज होता है और दूसरा हमारे पास एसी वोल्टेज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डीसी वोल्टेज क्या होता है। तो डीसी वोल्टेज हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसकी पोलैरिटी हमारी सेम रहती है। ये वो वोल्टेज है जो हमारी बैटरी प्रोवाइड करती है या डीसी जनरेटर जो है वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमारे पास वोल्टेज की टाइप होती है वो है एसी वोल्टेज होती है। ये वो वोल्टेज होते हैं जो यूटिलिटी कंपनी हमारे घरों में प्रोवाइड करती है, जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट एसी वोल्ट जो कि हमारे घरों में आ रही होती है। तो एसी वोल्ट की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसे वोल्टेज जो कि टाइम के लिहाज से जिसकी पोलैरिटी है जो है वो वेरी करती है। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एसी वोल्टेज या करंट की वेवफॉर्म है, जबकि ये हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से हमारे वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट हैं, वो जीरो से नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, जबकि इस वेवफॉर्म में आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज और साइनोसॉइडली जो है वो वेरीज करें। तो ये हमारे एसी वोल्टेज और एसी करंट की वेवफॉर्म है, जबकि ये वाली हमारे जो वेवफॉर्म है ये हमारे पास जो है वो डीसी वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ठीक है, तो वोल्टेज की हमारे पास जो डेफिनेशन है और उसकी टाइप्स के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आते हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कौन से वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 33 किलो केवी के वोल्ट या इससे अबव के जो वोल्टेज हैं उनको पहली बात है हम उनको ट्रांसमिशन वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिशन करते हैं जनरेशन से लेकर हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो हमारे पास वोल्टेज के लेवल होते हैं, एसी वोल्टेज के लेवल। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, हमारी जो यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वो एसी प्रोवाइड करती है, तो उसमें हमारे पास ये वाले वोल्टेज लेवल होते हैं। ये 7 के 8 हैं। ठीक है, 33 केवी, 66 केवी, 110 वोल्ट और अप टू 765 केवी। तो ये बेसिकली जनरली जो है वो हमारे वोल्टेज लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास दो एसी के वोल्टेज लेवल यूज होते हैं। एक हमारा होता है 11 केवी और दूसरा होता है 400 टू 20 वोल्ट।
ठीक है। ये जो 11 किलो वोल्ट होते हैं, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, जो हमारे घरों के बिल्कुल पास लगा होता है, उसकी प्राइमरी साइड के ऊपर जो वोल्टेज आर होते हैं वो 11 केवी होते हैं। ठीक है। और जो उसकी सेकेंडरी पे होते हैं उसमें हमारे पास 400 वोल्ट होते हैं फेस टू फेस, जबकि फेस टू ग्राउंड हमारे पास 220 वोल्ट होते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास दो वोल्टेज लेवल होते हैं, एक हमारे पास 11 केवी, दूसरा 400 वोल्ट। ठीक है। जबकि ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो एसी के वोल्टेज लेवल होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने करंट के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं, हमने वोल्टेज के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इस वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के हवाले से। ठीक है, कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज आते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमारे पास जो एसी के जो साइकिल होते हैं ना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक सेकंड में दो साइकिल हैं। ठीक है। एक साइकिल हमारा यहाँ मुकम्मल हो रहा है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दूसरा हमारा यहाँ पर। तो एक सेकंड में जब हमारे दो साइकिल होंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज बेसिकली फ्रिक्वेंसी का क्या है, यूनिट है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी के बारे में हमारा क्या आता है कि फ्रिक्वेंसी क्या चीज होती है। तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली एसी के नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है। अब ये जो डीसी वोल्टेज है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डीसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी क्या होती है तो आप बताना 0। क्यों? क्योंकि इसमें कोई साइकिल ही नहीं है, कोई 0 से मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव की तरह कोई जा नहीं रही। जबकि हमारे जो एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो कि 50 हर्ट्ज होती है, या अमेरिका वगैरह में 60 होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि हमारे एक सेकंड में ये 50 साइकिल मुकम्मल होते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल है ना, तो ये एक सेकंड में हमारे पास 50 सेकंड जो है वो होते हैं। यानी कि हमारा जो घरों का बल्ब होता है वो 100 टाइम ऑन और ऑफ हो रहा होता है। ठीक है ना। तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में क्या फ्रिक्वेंसी होती है, एसी वोल्टेज की जो होती है फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है, तो वो 50 हर्ट्ज होती है। तो फ्रिक्वेंसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हम 50 हर्ट्ज के ऊपर फ्रिक्वेंसी को क्यों लिमिट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी से अगर हम फ्रिक्वेंसी को मजीद कम करेंगे तो इससे हमारा फ्लिकरिंग इफेक्ट जो है वो सिस्टम में आएगा। फ्लिकरिंग इफेक्ट क्या होगा कि हमें जो घरों में इंक्रेडिशन बल्ब हैं, ये ट्यूबलाइट है, ये हमें बिल्कुल फिजिकली जो है वो ऑन या ऑफ हुई दिखाई देंगे और हमारी आंखों में चुभन होगी। ठीक है। और अगर हम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से बढ़ाएंगे ना तो उससे हमारे जो आयरन लॉसेज होते हैं, आयरन लॉसेज बेसिकली हमारे पास कोर की लॉसेज होती हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, मोटर है, इसमें हमारे पास सिलिकॉन की जो कोर यूज होती है तो उसमें जो लॉस होता है उसे हम लोग आयरन लॉस या कोर लॉस कहते हैं, जिसमें हमारे पास एडी करंट लॉस होता है और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारे पास इकोनॉमिकल फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब मैं दोबारा इसका आंसर बता दूं कि हमने फ्रिक्वेंसी को जो है वो 50 हर्ट्ज पे क्यों रखा हुआ है। तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बेसिकली हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रिक्वेंसी है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इससे कम करेंगे तो हमारे सिस्टम में फ्लिकरिंग का इफेक्ट आएगा, और अगर इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है वो कोर लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्वेंसी की जो है वो टॉलरेंस लिमिट क्या है। मतलब हमारा जो एक सिस्टम है उसमें हम कितनी भी मिनिमम वैल्यू तक जा सकते हैं फ्रिक्वेंसी की, और मैक्सिमम कितनी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास उस फ्रिक्वेंसी की लिमिट है कि हम लोग 0.5 हर्ट्ज मैक्सिमम और 0.5 ऑफ 50 हर्ट्ज से मिनिमम तक जा सकते हैं। इसके ऊपर या नीचे हम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारे फ्रिक्वेंसी के हवाले से क्वेश्चन थे कि पहली बात हमने इसमें क्या देखी थी कि फ्रिक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है। डीसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी जो हमारे घरों में आते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और 50 हर्ट्ज हम क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे कम करेंगे तो हमारे जो सिस्टम में फ्लिकरिंग का इफेक्ट आएगा, और अगर हम इससे ज्यादा करेंगे तो हमारे पास जो लॉसेस हैं, कोर के लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, जो मोटर्स में होते हैं, वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड के मुताबिक 50 हर्ट्ज फिक्स कर दिया है। जो आईसी का स्टैंडर्ड है उसमें 50 हर्ट्ज है, और जो एएनएसआई स्टैंडर्ड जो कि अमेरिका में होता है वहां पर हमारी 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने वोल्टेज के क्वेश्चन देखे, हमने करंट के देखे, हमने फ्रिक्वेंसी के देखे। तो अब हम लोग जो है वो डीसी सर्किट में पावर के जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है। कि
किस तरीके से पावर की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं और पावर क्या होती है। ठीक है, तो पावर का तो आपको पता है ना कि पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग दी वर्क होता है। ठीक है, तो डीसी सर्किट में हम पावर को जो है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। जबकि सिंगल फेज एसी सर्किट में हम किस तरीके से करते हैं, उसमें उसका फार्मूला ये है P इज इक्वल टू वी आई इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली हमारे पास पावर फैक्टर होता है। तो सिंगल फेज एसी सर्किट के बाद हमारे पास आता है थ्री फेज एसी सर्किट। तो ये इसका फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। तो इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 वी आई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जी अपेरेंट पावर क्या होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली पावर की जो है वो ट्राइंगल है। तो इसमें जो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास अपेरेंट पावर है। तो अपेरेंट पावर क्या होती है, तो अपेरेंट पावर बेसिकली ये टोटल पावर होती है जो कि हम एक सर्किट को जो है वो सप्लाई करते हैं। ये वेक्टर सम होती है एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट अम्पेयर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपेरेंट पावर कौन सी होती है, तो इसका आपने रिप्लाई करना है कि ये टोटल पावर होती है जो कि हम एक सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, और ये वेक्टर सम होती है हमारे पास एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। और इसका फार्मूला S इज इक्वल टू वी आई होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट अम्पेयर। ठीक है, तो अभी हमने इस अपेरेंट पावर की डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसका फार्मूला देखा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी ये जो है बेस के ऊपर जो एक्टिव पावर है इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या होती है, तो इसका रिप्लाई ये है कि एक्टिव पावर बेसिकली ये यूजफुल पावर होती है जो कि एक यूजफुल काम करती है सर्किट में, जैसा कि हीट पैदा करना, मोटर में टार पैदा करना, जो लाइट पैदा करना। ठीक है ना, तो ये जितने भी काम होते हैं ये हमारी एक्टिव पावर करती है। ठीक है, और एक्टिव पावर बेसिकली हमारे सर्किट में एक्चुअली कंज्यूम होती है और काम करती है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव पावर क्या होती है, तो आपने बताना है कि ये यूजफुल पावर है जो कि यूजफुल काम करती है एक सर्किट में, जैसा कि हीट का पैदा करना, मोटर में टार पैदा करना, लाइट पैदा करना। ठीक है, और ये सर्किट में कंज्यूम होती है। और एक्टिव पावर का जो बेसिकली यूनिट होता है वो वाट होता है, और इसका फार्मूला जो है वो एक सर्किट में फाइंड करने के लिए हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि एक्टिव पावर को एक बार होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एक्टिव पावर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो आपने कहना है हम लोग वाट मीटर से करते हैं। तो सिंगल सर्किट में तो हम एक यूज करेंगे, लेकिन थ्री फेज सर्किट में हम लोग एक वाट मीटर से भी इसको जो है एक्टिव पावर को मेजर कर सकते हैं, और 2 वाट मीटर मेथड से भी हम लोग एक्टिव पावर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्टिव पावर की डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसका फार्मूला देखा। तो इसके बाद हमारे पास एक पावर आती है, वो है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जी रिएक्टिव पावर क्या होती है, तो आपने ये बताना है कि ये यूजलेस पावर होती है। ठीक है, ये सर्किट में कोई काम नहीं करती, बल्कि ये सोर्स और लोड के दरमियान जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो फ्लो करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मोटर है, जनरेटर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या करती है, उसमें फ्लक्स पैदा करती है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर का जो है यूनिट क्या होता है, वो वोल्ट अम्पेयर रिएक्टिव होता है, जिसे हम लोग वार कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया रिएक्टिव पावर के बारे में। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो हमारी रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब करता है। तो हमारा जो इंडक्टेंस है ये रिएक्टिव पावर को अब्सॉर्ब करता है। अब आपको पता है कि इंडक्टेंस हमारी मोटर्स में भी होती है, हमारे ट्रांसफार्मर में भी होती है, क्योंकि ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्किट को जो है वो रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब करते हैं, और हमें इनको रिएक्टिव पावर जो है वो प्रोवाइड करना होती है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा जो इक्विपमेंट है वो रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। तो हमारा कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर वो रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। इस वजह से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लीडिंग करंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन तीनों पावरों के बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जी पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हर क्वेश्चन में तकरीबन पूछा जाता है। तो आपने बताना है कि एक सर्किट में हमारा जो एसी सर्किट होता है उसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज एंगल होता है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है ना, वोल्टेज या करंट इनमें से कोई एक लीड या लैग कर रहा होता है। ठीक है, तो उस एंगल का जो कोसाइन होता है उसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बेसिकली एक सिस्टम की हमें
एफिशिएंसी बताता है। ये हमें ये बताता है कि जितनी हमने सिस्टम को पावर दी है उसमें से कितनी पावर जो है वो यूज हो रही है। इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है एक्टिव पावर और डिवाइडेड बाय अपीरेंट पावर। तो अपीरेंट पावर टोटल पावर होती है जो कि हम एक सर्किट को देते हैं, और एक्टिव पावर क्या होती है, ये यूज हो रही होती है। तो पावर फैक्टर क्या बताता है, ये एक सिस्टम की एनर्जी एफिशिएंसी को बताता है कि इस सर्किट में हमने इतनी जो है वो पावर जो है वो प्रोवाइड की है और उसमें से इतनी जो है वो एक्चुअल यूज हो रही है। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर की ये हमारे पास फार्मूले हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपीरेंट पावर भी होता है, KW, ये जाहिर एक्टिव पावर का जो है यूनिट है। और इसका एक और फार्मूला ये भी है R/Z। ठीक है, Z होता है इम्पीडेंस एक सर्किट की और R उसकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये तो थी पावर फैक्टर के बारे में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। अब आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि यार ये लैगिंग पावर फैक्टर है, ये लीडिंग पावर फैक्टर है। तो लैगिंग पावर फैक्टर से मुराद ये है कि हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग कर रहा होता है। तो जिस सर्किट में हमारा करंट वोल्टेज से लैग करेगा वहां पर हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा। ठीक है ना। और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, तो जिस सर्किट में हमारा करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो उसके वहां पर जो पावर फैक्टर होगा उसे हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग हाई पावर फैक्टर जो है वो क्यों जो है वो विश करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जितना पावर फैक्टर अच्छा होगा उतना हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी, उतनी उसकी बेहतर होगी। ठीक है ना। एक सर्किट जिसका पावर फैक्टर जो है वो 97% है, उसकी एफिशिएंसी 75% पावर सिस्टम से ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है या लैगिंग होता है। तो इंडक्टिव सर्किट का आपने बताना है कि पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, जबकि कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होता है, और हमारा जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जो लो पावर फैक्टर है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि पावर का फार्मूला हमारे पास P=VI cos थीटा होता है। तो cos थीटा हमारा पावर फैक्टर है। तो इसको अगर मैं एक साइड पे ले जाऊं तो P और ऊपर आएगा और VI इसके अंडर आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो आपको इस फार्मूले से पता चल रहा है कि हमारे वोल्टेज तो कांस्टेंट होते हैं सिस्टम के ना, लेकिन करंट जो है वो वेरी करता है। तो करंट बेसिकली पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका सिस्टम का पावर फैक्टर लो हो जाए तो आपके सिस्टम का करंट बढ़ जाएगा। जब करंट आपका बढ़ेगा ना तो जाहिर है आपके जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर का साइज जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। फिर आपकी जब ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस जो है वो बढ़ेंगे तो उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंडक्टर बड़ा लगाना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर बड़ा लगाना पड़ेगा, जिससे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये लो पावर फैक्टर के हमारे पास जो है वो चार जो है वो डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या हैं, तो जाहिर है आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया कि पावर फैक्टर हमारा करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर पावर फैक्टर कम होगा तो हमें सिस्टम का जो करंट है वो बढ़ जाएगा, और जब हमारा करंट बढ़ेगा तो उससे हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो, जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। जब लॉसेस बढ़ेंगे तो सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, और हमें ज़्यादा कंडक्टर का जो है ना, हमें ज़्यादा साइज का कंडक्टर जो है वो चाहिए होगा, जिसके हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज हैं। तो इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि कितना जो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो इकोनॉमिकल है, या हमारी जो यूटिलिटी कंपनी जो है वो अलाउ करती हैं जो हमारी इंडस्ट्री को कि आप इतनी जो पावर फैक्टर की वैल्यू को जो है वो मेंटेन करें। तो वो उसकी वैल्यू 0.9 है। अगर इससे कम होगा तो यूटिलिटी कंपनी आपको जो है वो लो पावर फैक्टर की पेनल्टी चार्ज करेगी और आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वो कैपेसिटर बैंक लगाती है ताकि उसका पावर फैक्टर जो है वो मेंटेन रहे। सही है ना। और क्यों उनका कम होता है इंडस्ट्री का, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मोटर्स होती हैं, वहां पे कन्वेयर बेल्ट होती हैं, और जितना भी सारा हमारा लोड होता है वो इंडक्टिव होता है। और आपको पता है कि इंडक्टिव लोड जो भी होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो इस कम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, कैपेसिटर बैंक लगाती हैं। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। जाहिर है इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि आप कैपेसिटर बैंक लगाएं जो कि क्या करेगा, लीडिंग करंट प्रोवाइड करेगा, जो रिएक्टिव पावर को जो है वो
प्रोवाइड करेगा। और दूसरा ये है कि आप सिंक्रोनस मोटर जो है वो यूज करें, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर भी जो है वो नो लोड के ऊपर अगर हम इसे ओवर साइड करेंगे तो ये जो हमारी मोटर है ये लीडिंग करंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पावर फैक्टर के इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तो एक तो ये आपने बताना है कि कैपेसिटर बैंक यूज कर लें, दूसरा आपने बताना है कि जिस सिंक्रोनस मोटर जो है वो यूज कर लें। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल बेसिस के हवाले से पार्ट 1। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।